अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे और इसी दुआ के साथ आज के भी दिन का आगाज़ करेंगे, खूबसूरत सी सुबह का आगाज़। और आज का दिन तो वाकई हमारे लिए बहुत एक खुशनसीबी की सुबह लेकर आया है क्योंकि 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। तो मेरी और ATV की और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज़ादी। जनाब, आज की हमारी ये ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और आज हमारे साथ जितने खूबसूरत यहाँ मेहमान मौजूद हैं उनसे हम बारी बारी बात करेंगे और उनकी खुशी का इजहार भी आप लोगों के सामने आ जाएगा और सेलिब्रेशंस तो बनती ही हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आज के शो का और आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं उनकी तारुफ की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ एक बेहतरीन दानिश्वर माहिर इकबालियात हमारे साथ मौजूद हैं और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ उन्होंने जो काम भी किया है और बड़ा क्लोज है पाकिस्तान की जो तहरीक के जो जितने भी जद्दोजहद है। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राशिद हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लेकर आए। आपने मौका दिया इस मुबारक मौके पे आपको मुबारकबाद देता हूँ आज़ादी की। जी बिल्कुल जी, थैंक यू। इसी के साथ हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं और आज भी जब हम उनसे बात करेंगे तो जो नौजवान नस्ल को लेकर उनके एक नजरिया है वो सबके सामने आएगा। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अली मोइन नवाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, लॉन्ग टाइम नो सी, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात, अच्छे मौके पे मिले। ट्रू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक और हमारी बड़ी खूबसूरत सी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा जब भी वो यहाँ पर होती हैं तो उनसे बड़ी एक अच्छी और तहकीक के हवाले से बात होती है और आज आज़ादी की सेलिब्रेशंस हैं तो बहुत अच्छा लगेगा उनसे इस बारे में गुफ्तगू करके। एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर आमना महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अगेन गुड टू सी यू, और आपको भी और सारे हाजरीन को भी और पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक। थैंक यू। और ये वो दिन है जब जो जिंदा कौमें कभी नहीं भूलती और हमें भी साबित करना है कि हम जिंदा कौम हैं। बिल्कुल जी, और हम और ATV और आप लोग हमेशा जो है वो ऐसे मौक़ों के ऊपर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आप लोगों की जो गुफ्तगू होती है वो बहुत सारे दिलों पर असर करती है, नो डाउट। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। एक और हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें वेलकम करूंगी। हमारे साथ है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मलिक अब्दुल समद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। नहीं सर, आपका शुक्रिया कि आप इतना कीमती वक्त निकालकर हमारे पास आए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मैं पूरी कौम को इस मुबारक दिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा जी, आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हम सब जानते हैं कि आज जिस मौके पे अब हम यहाँ जमा हुए हैं हम अपने कुछ फ्लैशबैक्स को भी डिस्कस करेंगे, हम अपने उस मूवमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। राशिद साहब आपसे आगाज़ करूँगी। हम सब जानते हैं कि अब हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और अब हमें अपना एक रोल अदा करना होता है, वो किस तरह से करना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम बात करें हमारे उस दौर की जिस वक्त इस मूवमेंट का आगाज हुआ और किन पैरायों में यह आगाज हुआ, क्या सामने एक नजरिया आया जिसकी बेसिस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सोचा कि नहीं जी अब फैसला हो जाना चाहिए लाजमी दो कौमों के हवाले से। तो जरा मैं चाहूंगी कि हम उस दौर का पहले डिस्कस करें आपके साथ। जी, ये जो आज़ादी है जिसकी वजह से हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, ये हमें तश्तरी में रख के किसी ने नहीं दी। बिल्कुल सही। एक दूसरे ये कि ये कोई अचानक कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था और हम आज़ाद हो गए थे किसी वाक़े की वजह से, या कोई जंग लग गई थी और उसमें अचानक जो है ये बिल्कुल कि कुछ चंद लोग जो शामिल जंग में थे उन्होंने आज़ादी दिला दी। ये एक पूरा तहजीबी पस मंज़र है इसका। बिल्कुल। और मुग़लों के दौर में जब हुक्मरानी मुसलमानों के पास थी बरसगीर पाको हिंद की, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ कदम जमाना शुरू किए और जब 1857 में मुकम्मल कब्ज़ा इक़्तिदार पे मरहलावार मुख्तलिफ़ ज़मानों से गुज़रते हुए कर लिया गया और मुसलमानों को तहते किया गया, मुसलमानों को टारगेट कर लिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से जी। उस वक्त तक मुसलमान हिंदुओं को साथ मिला के चल रहे थे। सही। और मुसलमानों को हुक्मरानी में भी मुसलमानों ने हिंदुओं को हुक्मरानी में भी शामिल रखा। सही। और आप यानी मुसलमानों के इस रवैये की वजह से ये देखते हैं कि जो हिंदू हैं वो बरे सगीर पाक हिंद में अक्सरियत में थे और अक्सरियत ही में रहे। अगर मुसलमान उन पर कोई मजालम ढाते या उनके हुकूक गसब करते तो वो यकीनन अक्सरियत में न रहते
रहते, जैसे अब मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने वो शुरू कर रखा है बिल्कुल किस्सा सही। कि उनकी अक्सरियत को बदल दिया जाए। तो मुसलमानों ने तो ऐसा नहीं कुछ किया था, मगर यूं ही मुसलमानों से इक़्तिदार छिना तो जो तहजीबी तब्दीली इस बड़े सगीर में आई वो ये आई कि हिंदू अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। तो हमें दोहरा जो मुखालफाना रवैया था वो दरपेश था। फिर आप देखते हैं, मैं लंबे उस किस्से में नहीं जाता चूंकि ये मौका ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी-अच्छी चीजें discuss अच्छी चीज़ें करनी देखनी चाहिए, लेकिन पस मंज़र चूंकि पूछा है तो बिल्कुल। वो तो संजीदा, ज़ाहिर है जो है वही। वो थोड़ी सी तवज्जो चाहेगा कि सर सैयद के दौर तक भी आप देखते हैं कि उर्दू हिंदी झगड़ा हुआ बनारस में और हिंदुओं ने मुसलमानों को टारगेट किया। अच्छा, कहीं अगर मुसलमानों ने गाय ज़िबा कर ली तो मुसलमानों को तहतेक करना शुरू कर दिया। एक ये पस मंज़र है। फिर आगे चलें, 1900 में यूपी में पाबंदी लगा दी गई कि आइंदा कोई सरकारी मुलाजमत नहीं दी जाएगी उस वक्त तक जब तक कि कोई हिंदी नहीं सीखेगा। हाँ, तो ये मतलब 1900 की उर्दू बात को कर रहा हूं। तरजीह नहीं देना चाहते नहीं थे। कर रहे। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, चलिए हम कहते हैं कि वो भी एक वाकया था। और आगे चल के जब हिंदुओं के पास 1939 में हुकूमत आई तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने फिर हिंदी जो है वो लाजमी मजमून के तौर पे सही शामिल कर दी। और तो और उन्होंने तिरंगा झंडा जो हिंदुओं की अलामत था बिल्कुल। वो स्कूलों में लहराना शुरू कर दिया। और बंदे मातरम जैसा मुसलमान दुश्मन जो तराना है, और एक शुद्धि की तहरीक भी शुद्धि थी। की तहरीक, वो एक अलग, मैं उस पर भी यानी आपका को आधा मिनट लूँगा कि फिर उसके बाद यानी ये पस मंज़र है कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों की जो मजहबी तालीम है उस पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये वो मुसलसल यानी आप समझ। अच्छा, इससे पहले 1905 में बंगाल को, ये चूँकि बहुत बड़ा इलाका था और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था बंगाल का अंग्रेज, उसके लिए मुमकिन नहीं होता था कि पूरे बंगाल को विजिट कर सके, सही यानी उसको देख सके इंतज़ामी तौर पे। तो बिल्कुल, उन्होंने अपनी इंतज़ामी तकसीम के लिए तकसीम कर दिया बंगाल को, एक मशरकी और एक मगरबी बंगाल। हुआ ये कि उस तकसीम से मुसलमानों को ये फ़ायदा हुआ कि हिंदुओं ने जो अक्सरियत में थे उन्होंने जो मुसलमानों को दबाया हुआ था, तो वो ये जो बांग्लादेश आजकल आपका है और हमारा मशरकी पाकिस्तान था, ये इलाका अलग से हो के इसकी तरक्की शुरू हो गई। अच्छा, हिंदुओं ने वो बर्दाश्त न की, इस कदर एहतजाज किया कि 1911 में ये तकसीम वापस कर दी गई। अच्छा। यानी जो इंतजामी बुनियादों पे की गई थी उसे वापस कर दिया गया। बहुत यानी इससे अगला जो मरहला है कि 14 निकात पेश हुए, फिर आगे चलिए, यानी मतलब ये जितने मराइल मिसाके लखनऊ हुआ। अच्छा, कोशिश की जाती रही, जो कायदे आज़म है इनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता था। इस कदर कोशिश हुई कि मुसलमान इनके साथ मिलकर जदोजहद करें, मगर ये मुमकिन नहीं था। बिल आखिर दो कौमी नज़रिए का जो इर्तिका है वो शुरू हो गया बड़ी तेज़ी के साथ। और अल्लामा इकबाल ने 1930 में जो खुतबा दिया उसी नजरिए, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर दिया और कहा कि ये दो कौमें जो हैं ये इकट्ठी नहीं रह सकती। ये बात हालांकि सर सैयद ने भी कही थी और वो भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर ही थे, यानी उन्हें भी ये कहना पड़ा बिल आखिर के जो जिंदा रहेगा वो देखेगा कि बरसगीर में दो कौमें बसती हैं। ये वो पस मंज़र है कि मुसलमान ये मजालम सहते सहते यानी इस मंजिल पे आ गए कि अब इसकी कोई दूसरी सूरत मुमकिन ही ना रही, नजर ही नहीं आ रही थी। जाहिर है वक्तन फवक्तन और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती चली। यानी मैं समझता हूँ कि 1857 में मुसलमान अकाबरीन की जो लाशें दरख्तों के साथ लटक रही थी और जिस कदर कुर्बानियाँ दी गई, फिर यानी अगला मरहला देखिए सर सैयद को मायूस किया गया, फिर उससे आगे आते जाइए। कौन सा ऐसा मौका है कि मुसलमानों का कत्लेआम कहीं किसी भी वक्त रुका हो, सानिया जलियांवाला बाग हो या कोई भी सानिया हो। बहुत कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं और इतने सारी चीजों को फेस लाखों किया जाने है। इसमें गई और तब जाके ये दिन आया, तो ये दिन फाइनली हमें मिल गया है और हम इस नेमत को अपने दामन से बांध के रखें, क्योंकि यह हर किसी को ये नेमत नहीं मिलती है। ये बात आप लोग अपने जहन में रखिएगा। आगे बढ़ूंगी, मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी तो हम थोड़ा सा पस मंजर पे बात कर रहे थे जो उस दौर की बात थी जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। अब मैं चाहूंगी थोड़ा सा अब हम वापस आए अपने करंट एरा के ऊपर। इस वक्त जो करंट सिचुएशन हमारी अगर देखी जाए, अंदरूनी और बहरूनी हमें जो थ्रेट्स मिलती हैं हमारी एनिमी से, तो जाहिर है आपका फोर्सेस से ताल्लुक रहा है और आप बड़ा अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को भी आपने देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि उन्हें किस तरह से काउंटर करना चाहिए और किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंच रहा है? समरा, देखें किसी भी मुल्क में सिर्फ सरहदों की सिक्योरिटी ही मैटर नहीं कर रही होती, आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इंटरनल सिक्योरिटी हम जितने भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, अवाम उनको स्ट्रेंथन करती है।
जितना कोई भी शख्स अपनी कैपेसिटी में अपना रोल पॉजिटिवली अदा करेगा किसी भी जगह पे रहते हुए, उतने ही हमारे इदारे स्ट्रेंथन होते हैं, बिल्कुल सही, उतने ही हमारी सिक्योरिटी का वो होता है। अब किसी इलाके में कोई इंसिडेंट हो जाता है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, देखें हर इलाका हर मोहल्ले में मुख्तलिफ लोग होते हैं। अब मैं किसी मोहल्ले से जा रहा हूँ और वहाँ कोई इंसिडेंट मैं देखता हूँ, मैं आंखें बंद कर लूँ तो वो मेरा रोल तो खत्म हो गया ना वहाँ बिल्कुल पे। सही, बिल्कुल। ये हम सब की, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि हम कोई अनहोनी चीज देखते हैं तो रिएक्ट कहीं पे करें। भी हम उस पर रिएक्ट करें। सही, हम बहैसियत कौम, बहैसियत अवाम, हमारा हर इंडिविजुअल हमारा एसेट है, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा है। ये नहीं कि मैं एक पुलिस अफसर के हैसियत से या मेरा कोई भी ऐसा कुलीग कि हमने यूनिफॉर्म पहन ली थी तो हम ही उस चीज़ के जिम्मेदार हैं, नहीं, हमारा हर इंडिविजुअल उस चीज़ का जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है इस वक्त हमारी डेवलपमेंट में देखें सी पैक का सबसे बड़ा रोल है जी। अमेरिका चाइना का तनाव चल रहा है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालत ऐसी है कि हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, हम उससे नहीं निकल सकते। उससे हमारा नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, लेकिन हम उससे निकल नहीं सकते। अभी हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया है, देखें बहुत अरसे से एपीएस का हमारा वाकया हुआ, किसको नहीं पता कहाँ से लोग आए हैं, किन्होंने क्या किया है। सही। हमारी फोर्सेस ने उसके बाद से इतना हमारा सिस्टम को डेवलप किया है, जीरो पे ले गए हैं जितने भी हमारे यानी कि जितने भी थ्रेट्स थे या जितने वो आ रहे थे। ये नए सिरे से यकदम स्टार्ट हुए, या क्यों स्टार्ट हुए? हमारी गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले रही है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द ये पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान होगा। ये लोगों के इंशाल्लाह ये लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कि जी पाकिस्तान इज गोइंग इन डिफरेंट वे, फलां फलां। इट्स एकदम से उभर के सामने आएगा। इट्स नॉट। इस वक्त हमारा जीडीपी ग्रोथ देखें कहां पे जा रहा है, ठीक है ना। लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान ऐसे डेवलप क्यों कर रहा है जी। पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्यों चल रहे हैं। दासू डैम पे हमला हुआ, डीए खान में कस्टम्स वालों पे हमला हो गया, कोयटा में 2 सुसाइडर हो गए, बम ब्लास्ट हो गए वहां पे। देखिए ना ये कहां से आ रहे हैं। जहां तक हमारा केपीके है, केपीके में फेंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वहां से कोई यानी कि जो भी कोई इन हो सकते हैं वो अभी सिर्फ हमारा बलूचिस्तान वाला रह गया है। वहां क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, उस सारे में अभी तक फेंस नहीं लगी, इसलिए वहां से स्नीक इन हो जाते हैं लोग। लेकिन हमारी यानी कि दूसरा जो सबसे बड़ा आ रहा है, अभी वो लोग ये चाह रहे हैं कि अवाम को सरकारी इदारों के साथ लड़ा दिया जाए जी। ये हम सबको इस चीज को फील करना चाहिए कि यार ये दुनिया, वो लोग ना किसी पार्टी के मुखालिफ है, ना पीटीआई के मुखालिफ है, ना नून के मुखालिफ है, ना काफिले इसके से, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि कब कैसे हमने पाकिस्तान को खत्म करना है। सही। और ये उनकी भूल है कि वो हमें खत्म कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म पे ये जितने हमारे इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, मैं सबको ये बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम अपनी फोर्सेस के साथ शाना बिशाना खड़ी है। और इस मुबारक दिन की हैसियत से मैं ये उनको वाजे कर देना चाहता हूं, हम उनकी आंखें निकाल देंगे। क्या बात है सर, बहुत खूब। और यही जज्बा वाकई जैसे आपका है, ये नज़र आता है जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं और हमारी नौजवान नस्ल है जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और अपने मुल्क पे किसी की आंख उठा के कोई देखे, ये हमें आज भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इंशाल्लाह सैल्यूट करता हूं अपनी फोर्सेस को जी, अपनी एजेंसीज को। नो डाउट दे डिजर्व दैट। ये लोग तो घरों में बैठ के बातें करते हैं ना, कितनी लाशें आ रही हैं, डेली आ रही हैं। सही कह रहे हैं। मैं उन शोहदा को सलाम करता हूं, हमारी फोर्सेस, हमारा वकार। हम आज चैन की नींद सो रहे हैं अपने घरों में तो आप लोगों की वजह से, हमारी फोर्सेस की वजह से। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। कुछ और चीजें हैं, जाहिर है 14 अगस्त का मौका है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू भी हमारी आप सबके साथ जारी रहेगी, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन आप लोगों के सामने है और उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जश्न तो हम मनाएंगे डेफिनेटली, लेकिन आराम से, एहतियात से, अपने चाहने वालों के साथ आप मनाएं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि कोरोना भी चल रहा है। तो जब अगर आप बाहर निकलें तो हर चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। वही SOPs, वही एहतियाती तदाबीर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जहन में रखें, उन्हें फॉलो करें और जश्न जैसे मनाना चाहें आप बिल्कुल मना
बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अली भी यहाँ पे मौजूद है। अली, अभी कुछ देर पहले राशिद साहब से हमने बात की, उस पस मंजर पे हम गए जहाँ पर ये तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ था। अब अगर हम वापस आते हैं और इस एरा के और इस सिचुएशन में बात करते हैं, तो आपके नजरिए में जो आजकल की नौजवान नस्ल है, क्या वो उस रोल को अदा कर रही है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी के बाद देखा था? देखिए, नौजवान नस्ल में जज्बा भी है, वो मुल्क से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं और वो मुल्क के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं। और आपका जो सवाल था कि क्या वो ये रोल अदा कर रहे हैं, उससे मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या हमने उन्हें वो टूल्स दिए हैं जिनसे वो ये रोल, मौके और टूल्स के वो ये रोल अदा कर सके, जिसमें तालीम, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट और वो सारी चीज़ें हैं। तो उसकी तरफ काम चल रहा है, लेकिन आई थिंक हमें और भी उसको ज़्यादा एक प्रायोरिटी बनाना चाहिए। अभी जिस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम आया और हम काफ़ी सारी चीज़ों पे रिवैम्प कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। अभी जिस तरह बात हो रही थी कि पाकिस्तान हमें मिला, बड़ी मुश्किल से मिला और वो सारी बातें, आई थिंक एक चीज़ जो हम डिस्कोर्स में इग्नोर कर देते हैं कि हमें अब मिल गया तो हमारा रोल क्या होगा दुनिया में, हमारी स्पेशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है, उन्होंने एक फैसला किया था या एक डायरेक्शन थी कि हम किस किस्म का मुल्क बनेंगे। चाइना देखें, उन्होंने कहा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सिंगापुर ने कहा हम पोर्ट सिटी बनेंगे, ताइवान अगर आप देखें तो उनका था कि हम ये चिप्स वगैरह बनाएंगे, डिफरेंट कंट्रीज का रोल रहा। तो हमें अपने लिए एक इकोनॉमिक डेस्टिनी भी चार्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें अपने नौजवानों को उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्ट या सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर कह लें वो एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारे सबसे कम ग्रेजुएट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी और उसमें होते हैं। अब मैं बिजनेसमैन से मिलता हूँ, वो कहते हैं हमारी जिनकी मिल्स वगैरह हैं या शुगर मिल्स हैं, वो कहते हैं कि अब हमारी मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, हमें बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं ठीक करने के लिए। तो हमें नौजवानों को कनेक्ट करना पड़ेगा उन अपॉर्चुनिटीज के साथ, उन मौकों के साथ जहां पर वो अपना रोल अदा कर सकें। और रोल की आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि नौजवान अपना रोल अदा कर रहे हैं या नहीं। देखिए, रोल अदा करने का मतलब क्या है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नौजवान पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है। लेकिन मैं जरूर जानना चाह रही थी कि जो जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक ये क्राइटेरिया था कि अब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है, मैं अपनी कौम को जानता हूँ कि जिनकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज हैं, उसके बाद उनके दिमाग में कुछ होगा ना कि मेरी नौजवान नस्ल ये करे तभी तरक्की हो सकती है। तो वो कुछ चीजें आप क्या आपके नजर में? देखिए, तरक्की में ये है ना कि सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा कि कायद आज़म बहुत पहले उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, अगर वो रह जाते तो शायद बहुत और चीजें बेहतर होती। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जिस तरह मैं कह रहा था कि हमने अपनी एक इकोनॉमिक डेस्टिनी के लिए एक रोल चार्ट आउट करना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेस्टिनी क्या है। क्योंकि अब दुनिया, पाकिस्तान आज़ाद हुए भी 70 साल में दुनिया बहुत बदल गई है। अब एक स्टेट से ज़्यादा शायद मार्केट और इकोनॉमी का रोल भी इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, और हम उसमें हमें अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी चार्ट करनी है। और नौजवानों का कि जो मैं बात कर रहा था कि रोल क्या हो सकता है, कि देखिए अब मेहनत करें, स्किल्स हासिल करें, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। मेरा ख्याल है अगर कोई नौजवान ये 3 काम करता है, एजुकेशन हासिल करता है, इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है, जॉब क्रिएशन करता है, तो इससे बड़ी सर्विस इन हालात में कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। तो कायदे आज़म यही चाह रहे थे कि जो मुल्क है वो आज़ाद हो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हो, वहाँ पर लोग जो हैं उनको तरक्की करने का मौका मिले। क्योंकि यही डर था ना कि अगर आप एक ऐसे मुल्क में हो जहाँ पर एक माइनॉरिटी हो तो वहाँ आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आप उस तरह चीज़ों की लीडरशिप नहीं हासिल कर सकते। और सर्वाइव करना ऑब्वियसली हम देखते हैं दुनिया में जहाँ पर माइनॉरिटीज हैं वहाँ इकोनॉमिक डिस्पोंडेंसी है, उनको वो मौके नहीं मिलते, जॉब मार्केट में उनके खिलाफ रेसिज्म एटीट्यूड होता है। तो यही सब चीज़ों से हम पाकिस्तान को बचाना चाह रहे थे, तो वो तो बच गया। लेकिन अब इन चीज़ों का हमने फ़ायदा कैसे उठाना है, हमने अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी कैसे चार्ट करनी है, ये भी कॉन्वर्सेशंस हैं जो हमें 14 अगस्त के मौके पर करनी चाहिए। बिल्कुल जी, और इसी पे मैं मजीद आपसे बात करूंगी, लेकिन इसी के साथ साथ डॉक्टर आमना भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम नौजवान नस्ल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बेसिकली चाहूँगी कि हम थोड़ा सा ख़वातीन के किरदार के ऊपर भी बात करें, और ख़ुसूसी तौर पर फातिमा जिन्ना की जो एक रोल पर्सनैलिटी थी हमारे लिए, एक मॉडल था एक तरह का। और अगर हम फिर वापस उसी एरा के अंदर चले जाएं जिस वक्त ये तहरीके पाकिस्तान चल रही थी, तो आप क्या समझती हैं उस वक्त ख़वातीन का जो एक किरदार था वो क्या था?
समरा, हम इस तहरीक पाकिस्तान में से ख़वातीन के रोल को माइनस कर ही नहीं सकते जी। जो अली बात कर रहे हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट है कि यूथ के बगैर हम नहीं चल सकते। एक करंट हमारा हाल है वो हमारी यूथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा मुस्तकबिल हमारी यूथ पे डिपेंड करता है। और पाकिस्तान की अगर आप डेमोग्राफिक फिगर्स को देखें तो पाकिस्तान की आबादी में 53% ख़वातीन हैं, और ये अब से नहीं है, ये पहले से ही 50% से ज़्यादा ही थी। और तहरीक आज़ादी में अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करती तो शायद पाकिस्तान को मटीरियलाइज़ किया नहीं जा सकता था। और आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि फातिमा जिन्ना का जो रोल है वो उतना ही पिवटल, उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना शायद कायद आज़म का था। जी बिल्कुल। क्योंकि कायद को जो सपोर्ट थी, क्योंकि हर बंदे के पीछे कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, और ये वाइस वर्सा भी है। हर कामयाब औरत के पीछे मर्द होता है, वो उसका बाप होता है, उसका भाई होता है, उसका हस्बैंड होता है, या कोई घर से एक फिगर, उसके दादा वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, और कायद आज़म ने अपनी फैमिली अबंडन कर दी अपने पाकिस्तान के लिए। उनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी फैमिली को कैरी नहीं कर सके। तो उन हालात में फातिमा जिन्ना ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, जिस तरह से उन्होंने घर में उनका साथ दिया, और ना सिर्फ घर से उनको सपोर्ट दी बल्कि वो जो ख़वातीन का विंग कायम हुआ था, जो सर रेफर कर रहे थे 39 में जब कांग्रेसी वजारतें 37 में बनी, और उस वक़्त ये रियलाइज़ किया गया कि जब तक ख़वातीन को मोबिलाइज नहीं किया जाएगा तब तक हम तहरीक पाकिस्तान को मटीरियलाइज नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त फिर मुस्लिम लीग का ख़वातीन विंग बना, और कायद आज़म की ये शान थी जो कि किसी पाकिस्तानी लीडर ने शायद इमरान खान के अलावा उसको कॉपी नहीं किया, कि उन्होंने अपने ख़ानदान से कभी किसी को कोई ओहदा नहीं दिया। तो ख़वातीन मुस्लिम लीग की रूह रवां फातिमा जिन्ना थी, लेकिन उनको ऑफिशियली मुस्लिम लीग की खातून प्रेसिडेंट का एजाज़ नहीं मिला, ठीक है, इसलिए कि कायद आज़म चाहते नहीं थे कि ये कोई भी ओहदा उनके घर जाए और कभी उनके ऊपर ये नेपोटिज्म का कोई इल्ज़ाम आ सके। exactly. तो लेकिन फातिमा जिन्ना ने उसको मोबिलाइज किया, बेगम शाहनवाज, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, आप देखते हैं कैसे कैसे नाम है, बेगम राना लियाकत अली खान, जो कि तहरीक आज़ादी में बहुत सरगर्म थे। सेक्रेटेरिएट पे पहला झंडा लहराने वाली एक खातून स्टूडेंट थी। और पिछले प्रोग्राम में वो जो परवाज़ साहब आए थे वो उनके बेटे थे, और उन्होंने हमें बताया कि उनकी वालिदा ने और उनके वालिद ने किस तरह से इसको सपोर्ट किया। और इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड की वो स्टूडेंट थी, और ये हमारी तहरीक के वो रोशन बाब हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। और उसके बाद ये कि आप इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर हम आज़ादी के बाद से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर शोबा ख़वातीन के लिए ओपन है। मेरी जनरेशन की ख़वातीन के लिए शायद 2 शोबे थे, एक टीचिंग और एक मेडिसिन, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारी बच्चियां हर जगह पे कम्पीट करती हैं। और जो अली बात कर रहे हैं, आई वुड सेकंड के हमें उसके लिए एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी चाहिए, वेयर टू फिट इन आवर टैलेंट। मैं लास्ट प्रोग्राम में मैंने शायद बात की थी कि हम हर साल 6000 डिग्रियां सिर्फ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, लेकिन उनके लिए जॉब मार्केट ओपन नहीं है। और जैसे ये भी बात कर रहे हैं कि जहाँ जॉब मार्केट है वहाँ के लिए हमने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं। और जो अभी हमारा नेशनल करिकुलम जैसे रिवाइज हुआ है, मौजूदा गवर्नमेंट ने किया है, उनकी पॉलिसीज़ हैं कि उसको यूनिफॉर्म कर दिया जाए हर तबके, हर क्लास के लोगों के लिए, और उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि ये बड़ी अच्छी एक बात होगी कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन पे चले जाएं, जो कि हमारे पहले 2-5 साल मंसूबों में प्रपोज की गई थी और लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और क्योंकि हम इस वक्त उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम 70 साल अपनी जिंदगी के मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कमिटी ऑफ नेशन में हमारा एक मकाम है। 75 साल हो गए जी, 75 साल मुकम्मल कर चुके हैं, और कमिटी ऑफ नेशन में हमारी एक जगह है। हम पाकिस्तान हैं, और अगर अमेरिका हमें डू मोर भी कहता है तो हमें कहता है ना, किसी और को क्यों नहीं कहता। इसलिए कि हमारी एक इम्पोर्टेंस है, हमारी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और जिसको हमने अभी शिफ्ट कर लिया है, जो हमारी गवर्नमेंट की बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हम कह रहे हैं कि हमने अपना फोकस शिफ्ट किया है जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ। और जो उसमें हम सब जो बात कर रहे थे, जो मलिक साहब बात कर रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी डिपेंड करती है हमारे लोगों पे। कोई फौज लड़ती है, कोई पुलिस ऑफिसर लड़ता है अपने अवाम की ताकत से। बिल्कुल। और इसी चीज को मैं मलिक साहब की तरफ और थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँ
चाहूंगी कि जहां भी आपने पॉलिसीज के हवाले से बात की, वाकई एक मुल्क की तरक्की के लिए और आपको जब एक चीज आप प्लान आउट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। मलिक साहब, अगर आपकी देखा जाए तो माशाल्लाह से समाजी और सियासी नजर सूरत हाल पे बड़ी पेचीदा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो आजकल जो करंट पॉलिसीज है उनके ऊपर क्या वर्कआउट किया जा रहा है और किस तरह की पॉलिसीज आना चाहती हैं जो हमारे मुल्क की तरक्की में गामजन हो सके? देखिए, सबसे बड़ा आ जाता है कि अभी हमारे स्पेशली पुलिस या फोर्सेस में आ जाता है, अभी स्टार्ट कर दिया गया है कि जी मेरिट पे सब भर्तियाँ होंगी। पुराने ज़माने के हमारे जितने पुलिस वाले हैं मोस्टली अनपढ़ हैं, मोस्टली 90%। अभी आप देखें कि अभी एक सिपाही भी आता है तो कम से कम FA या BA है वो। आपने बहुत हमारी मोटरवेज पे देख लें, मोटरवे पुलिस, आप किस वे में वो आप लोगों से बातें करते हैं। बिल्कुल। पहले ये नहीं होता था, पहले होता ओए ये क्या हो रहा है, अभी नहीं, अभी बहुत रिस्पेक्ट जितना मर्जी क्राइम है वो आपको सर कहेंगे, आपको सैल्यूट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। देखे ना, ये नहीं है मुजरिम को सजा देना बेसिकली काम नहीं होता, बेसिकली उसको एजुकेट करना होता है कि दिस इज रॉन्ग, भाई आप इसको छोड़ें। बिल्कुल, और जुर्म को अपने जड़ से उखाड़ के फेंकना है, जुर्म को जड़ से उखाड़ना है, देखे ना, जुर्म को खत्म करना है, मुजरिम को नहीं। मुजरिम को आप सुधार के एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, इंसान बनाना ना। किसी को मारना, किसी को वो करना, चोरी करना, कुछ भी करना, वो तो ठीक नहीं है ना। आपने उसको इतना एजुकेट करें। नंबर 2 आ जाता है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है इस गवर्नमेंट का माशाल्लाह से। अभी देखें हमारी इंडस्ट्री सारी खुल गई है, हमारा PIA पहले से बहुत अच्छा चला गया है, हमारा पाकिस्तान स्टील काम, पाकिस्तान पोस्ट कहाँ से कहाँ ले गए हैं, पाकिस्तान रेलवे में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, जॉब्स क्रिएशन कितनी हो गई है। बिल्कुल। हमारा देखें बेसिकली क्राइम क्यों होता है, जब आपके डिग्री होल्डर्स बच्चे घरों में बैठेंगे उनको खाने को नहीं मिलेगा। मैं कई इंटरव्यूज में बैठा होता था, कांस्टेबल की पोस्ट है, MA पास, आपके पास लड़का आ रहा है जी। देखिए ना, ये सबसे हमारा जो ड्रॉबैक है ना, यही चीज़ है ना, उस लेवल पे आना चाहिए ना। मैट्रिक बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए। डॉक्टर आमना ने बताया ना कि हम डिग्रियां तो 6000 लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए जॉब कहीं नहीं है, फिर वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, क्राइम करेंगे ना। ये हमारी गवर्नमेंट इन पे बहुत ज्यादा काम कर रही है कि हमारे जितने मोस्टली लोग हैं उनको प्रॉपरली और टाइम पे उनको जॉब मिले, ताकि हमारा क्राइम रेट कम हो जाए, क्राइम रेट कम हो सके, और हमारी ज़ाहिर है फिर इसी तरीके से इकोनॉमी भी हमारी बेहतर हो सकेगी। अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की और हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं उनके हवाले से बात करें तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करी जो उस दौर की थी जब हमें आज़ादी हासिल नहीं हुई थी। अब हम वापस अगर आते हैं और आज़ादी हासिल करने के बाद अगर ये देखें कि आप जैसी जो फोर्सेस हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उनका क्या रोल है, किस तरह से वो आगे चल रहे हैं, हाथ उनका है हमारे मुल्क की तरक्की में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे आर्मी अफसरान, फोर्सेस, सब यूनिफॉर्म पर्सन डे नाइट काम कर रहे हैं। इस वक्त हमें मेजर थ्रेट्स इंटरनली कम है, बाहर से ज्यादा है। हमें उनको कैटर करना है कि हमने उनको कैसे वो करना है। सबसे मेन जो हमें थ्रेट आ रहा है, देखें, टेररिज्म, सेक्टेरिज्म, उनको और कुछ नहीं मिला। उनको पता कि हम बाई फोर्स सरहदों से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब नाउ दे हैव स्टार्टेड कि जी हमारी आवाम को इदारों से लड़ा दिया जाए, हमारी आवाम को आपस में लड़ा दिया जाए। शिया सुन्नी फसादात उल्टा में आप देख लें, कुछ आपस में ही वो अंदर से चाह रहे हैं कि खोखले कर दें, अंदर से इनको खोखले कर दें ताकि ये इतना वो कर ही ना सके। बिल्कुल। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमारी आवाम भी इतनी बेवकूफ नहीं है, और हमारी तमाम एजेंसी इस पे काम कर रही हैं, हमारा मीडिया इस पे काम कर रहा है कि जी हमें इतनी अवेयरनेस दे दी जाए कि यार ये जो हमारे कानों में डाला जा रहा है, ये जो हमें थ्रू मीडिया चीजें बताई जा रही हैं, ये गलत है, ये हमारे मुल्क को नुकसान देगी। और वही वाली बात है ना कि आपकी सोशल मीडिया के थ्रू इमेज को खराब करना ऑल ओवर द ग्लोब, वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि हम किस तरह के लोग हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हम आपस में जितना भी ये लड़वाना चाहें हम नहीं लड़ेंगे। बज़ाहिर नजर तो आ रहा है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग है। APS इंसिडेंट हुआ, हमारी सारी पार्टी, सारी कौम मुत्तहद हो गई। बिल्कुल सही, हमने टेररिज्म को डिफीट किया डेफिनेटली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। यानी कि हमारी कितने शहादतें हुई उसमें। देखिए ना, लोग ये नहीं सोचते ना, वो कहते हैं ना कि जी ये फलां हो गया, ऐसे नहीं हो गया।
ठीक है ना? सही। हमारी आवाम भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि हमारे कानों में कोई चीज डाली जाएगी ये गलत है तो वो कहेंगे ये ठीक है। हाँ, अब वो वही वाली मिसाल है कि लोग हमें कछुआ समझ रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन बाय द एंड जीतेंगे हम ही इंशाल्लाह। इसी के साथ सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारी खुसूसी नशरियात आज 14 अगस्त की जारी रहेगी। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। 14 अगस्त का मौका है, हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए जारी है और बहुत जश्न की सेलिब्रेशंस जो है वो तो अभी आप लोगों ने आगे करनी है, लेकिन अगेन फिर मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि प्लीज़ एहतियात ज़रूर रखिएगा, कोरोना की इस वबा को भी मद्देनज़र रखिएगा, अपने बच्चों को, अपने जितने भी बड़े बूढ़े हैं और जिस तरह से वो अभी लोग बाहर निकल कर वो शोर शराबा करेंगे उनसे थोड़ा सा गुरेज करें और ख़याल रखें कि जी हर किसी को सेलिब्रेट करने का हक़ है, तो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आप इस दिन को सेलिब्रेट करें और ये हक़ हम आपसे नहीं छीनेंगे, ये बात तो तय है, लेकिन एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे शहरी के अंदाज में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बज़ाहिर वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हैं, ये हमने उनके हर एक मोमेंट के साथ कैप्चर जो चीज़ें वो करती हैं देखा है, जिस तरह से उन्होंने अपने पाकिस्तान को प्रमोट किया है, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया है हर प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वो ज़रूर आज मैं उनकी जो इस बात को आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। बेसिकली एक एंकर हैं, एक होस्ट हैं, तो आइए, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नाज़िया मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। 14 अगस्त मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस बार मुझे बड़ा दिल था कि मैं देखूं कि इस्लामाबाद में लोग आखिर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और वाकई पता है क्या, इस्लामाबाद में मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है क्योंकि सेलिब्रेशन इस तरह से हो रही है ना, हर थोड़ी जगह आपको वो झंडों के स्टॉल्स भी नजर आ रहे हैं, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं उस लिहाज से, तो वो मुझे पता चल रहा था कि हम बहुत ज्यादा जो है ना वो जज्बाती हो रहे हैं इस दिन के लिए। नहीं बाकी नहीं, और कराची में भी ऐसा ही है। जब मैं 2 दिन कराची पहले आई थी, ये तो ये बताएंगी, इट वाज सो नाइस, और वहां पर भी ठेले शेले लगे हुए हैं और हर शॉप में तकरीबन, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं या जो बहुत बड़ी शॉप्स है वहां पर भी उन्होंने जो है कपड़े रखे, बल्कि मैं एक बुक स्टॉल गई तो वहां पर भी मैंने देखा कैप्स, चीजें, सब कुछ मौजूद था। सो इट्स लाइक भाई ये हक हम किसी से छीन ही नहीं सकते ना, ये तो जो अंदर की फीलिंग है। बात है कि वो ख़वातीन की चूड़ियां और इयररिंग्स भी जो ये देखे ना, आप देखे मतलब मुझे बस समझ जा रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। 14 अगस्त का शो है, मैंने फटाफट कुर्ता मतलब खरीदा है। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने कोई कहीं से मैं मंगवाया नहीं, किसी डिजाइनर से नहीं लिया, मैंने कहा नहीं 14 अगस्त है, यही फिर मैं पहन के जरा बाहर थोड़ा जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, और चूड़ियां भी मैंने स्पेशली फिर। वाह, खैर ये तो अभी सेलिब्रेशन थोड़ी सी और बचा के रखो, शाम में और मजीद एंजॉय करेंगे। अभी तो हम और दूसरे तरीके से जो है गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहती हूँ कि हम राशिद साहब की तरफ आए। राशिद साहब, अभी हमने पोजीशन जो थी पहले की बात की कि जी उस वक्त का क्या दौरा था, जो नौजवान नस्ल के अंदर जो जज्बात थे वो किस तरह के थे। अगर हम वापस आके अब इस एरा के अंदर देखें तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दो कौमी नजरिया की जो थिंकिंग थी वो इम्प्लीमेंट तो हुई, अब क्या आपको नजर आता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की अगर कर रहा है तो किन बेसिस पे कर रहा है? मेरे ख्याल में हमें मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बानियान पाकिस्तान ने जिस मंजिल का और जिस रास्ते का तयन किया था उस पे चाहे हमारी रफ्तार बहुत अच्छी नहीं थी, मगर हमारी समत वही रही। बहुत यानी महदूद ज़राए के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए एक बहुत ही आला और पेशा वराना तौर पे यानी गैर मामूली सलाहियतों की हामिल फ़ौज तैयार की, और उसका मुजाहरा आपने पिछले बरसों एयरफोर्स में भी देख लिया। बिल्कुल। और इसके अलावा भी जब कभी भी कोई मौका आया तो पाकिस्तानी फ़ौज ने ये साबित किया कि हम बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी अपनी फ़ौजी जो फ़नी महारत है उसमें उनसे आगे हैं। आगे ही हैं। अच्छा, फिर लंबी गुफ्तगू नहीं अच्छी लगेगी, मगर ये कि एटम बम जिस तरह से हमने बनाया और जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया वो भी दुनिया का एक उजूबा है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त जब हमने एटम बम बनाया तो बहुत शोर था कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और एक गरीब मुल्क को उसे चाहिए था अपनी तरक्की पर खर्च करता, लेकिन जूँ जूँ वक्त गुजरता है तो हमारे जो दाएं बाएं दुश्मन हैं
वो पूरी दुनिया को इसका जवाब खुद ही फराहम कर रहे हैं कि ये बनाना बहुत ज़रूरी था और अगर ये न बनाया जाता तो आज शायद दिफा उतनी मजबूती के साथ हम न कर पाते। और इकबाल ने कहा था कि आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, वाह, किस दर्जा गरां शेर है महकूम के औकात। क्या बात। तो एक जो आज़ाद कौम होती है या जो आज़ाद फ़र्द होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और जो गुलाम होता है उसकी तो ईद भी ईद नहीं होती। तो ये जो आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि उससे फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। हमें देखना यह है कि हमारे दुश्मन कितने थे। अच्छा सर, जो अभी दुश्मनों की आप बात कर रहे हैं उनसे हमने रेजिस्टेंस में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया, लेकिन इनके एवज अगर हम देखें कि जो मुसलमानों का रिएक्शन था इस रेजिस्टेंस पे, वो किस तरह का था? मुसलमानों का जो रिएक्शन है वो हमेशा जब मुश्किल वक्त आता है तो बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत शिद्दत के साथ फिर सामने आता है। ये मुसलमानों की तारीख़ अगर आप पूरी उठा के देखें ना तो उसमें ये हमें पता चलता है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो जो दुश्मन है उसे फिर वो जो मार्का है वो करबला का मार्का ही लगा, बिल्कुल, और उसे ये लगा कि इनके साथ हमने दुश्मनी मोल लेकर गलत किया है। मुसलमानों का रद्द अमल हमेशा कभी भी जिसे कहते हैं जारहाना नहीं रहा। मुसलमान आप पूरी तारीख उठा के देखें अपने दिफा में जंग लड़ते रहे हैं और दिफा करना जानते हैं। जब कभी भी मौका आया, अल्लाह ना करे कि दुनिया हमें आजमाए, मगर मेरा ये गुमान है, मेरी ये खुशगुमानी भी है और ये तारीख़ी एतबार से साबित की हुई चीज़ है कि मुसलमानों पे जब भी मुश्किल वक्त आए वो उसके मुकाबले के लिए अपनी जान पेश कर देते हैं, और जो शख्स या जो कौम अपनी जान पेश कर दे उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। क्या बात है। तो यही कैफियत पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के लोग जान हथेली पर रख के घूमते हैं और जब भी हमें दुश्मन ललकारता है तो हम फिर उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि तहरीक पाकिस्तान जैसे दो कौमी नज़रिया है, कितनी थोड़ी सी मुट्ठी भर तादाद है, दुश्मन दो हैं, एक तरफ अंग्रेज़ हैं एक तरफ हिंदू हैं, तादाद भी कम है, और हमारे जो रहनुमा हैं उनकी तादाद भी को बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक कायदे आज़म जैसा एक नईफ़ो नज़ार आदमी जो है वो इस कौम की कश्ती को मझधार में से लेके जैसे निकला है, जी बिल्कुल, दुनिया की तारीख उसको सल्यूट करती है और सलाम पेश करती है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरने वाला एक मोजज़ा है जदीद दौर में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वही वाली एक सोच है जो शायद सोच ही रह जाती अगर ये इतनी जद्दोजहद ना की जाती, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह से इकट्ठा ना करते मुसलमानों को और इन सारे एफर्ट्स को ना सर अंजाम देते, तो आज हम ये आज़ाद मुल्क में सांस ना ले रहे होते। जैसे मैं आपका ये जैसे ATV है, मैं समझता हूँ कि आप कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आप तहरीक पाकिस्तान के उस वक्त के लोगों का, बानियान पाकिस्तान का वो जज्बा जब तक नई नस्ल में मुंतकिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक उस जज्बे के साथ आगे बढ़ने का जो तरीक़ेकार है वो नहीं अपनाया जा सकता। तो इसलिए आप कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ ये काम कीजिए ताकि नई नस्ल जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना वो किरदार अदा कर सके जिसकी तवक्को बानियाने पाकिस्तान इनसे रखते थी। और जो आपकी बात है वही लेकर मैं नाजिया की तरफ भी आऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं और उस जज्बे की बात करते हैं, वो मुझे लगता है नाजिया आप में कूट कूट के भरा हुआ है कि पाकिस्तान से मोहब्बत का जो आपका इजहार है वो हर मोमेंट में नजर आता है। बिल्कुल, मैं हमेशा एक जुमला अपने शोज में भी या कहीं पर भी बैठती हूँ ज़रूर कहती हूँ, वो ये कि हम जिस भी डेजिग्नेशन पर हैं हम सबसे पहले ये सोचें कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की खिदमत कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जुमले, हमारे अल्फाज, हमारा कहना, ये सब हमारे मुल्क के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा पास से जब आऊँगी, इतनी जिद्दोजहद, इतनी कुर्बानियों के बाद जब हमें ये मुल्क हासिल हुआ, हम बड़े अच्छे तरीके से तरक्की की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मैं कहती हूँ दुश्मन अनासिर होते हैं, मुनाफिकीन होते हैं जो मुल्क को जो है तबाह करने की कोशिश नहीं, वो अपने मुफाद को देख रहे होते हैं और मुल्क के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ अपने मुफाद के बारे में सोचते हैं। मुफाद परस्त लोग जो हैं उनसे एक तो हमें जो है उनकी निशानदेही करनी चाहिए। दूसरा ये कि इस हुकूमत की सबसे अच्छी बात, जब मैं कहूँगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सबसे अच्छा विजन कि हमें पहले खुद कफील होना चाहिए। जब वो टैक्सेस की बात लेकर आए और हमसे सबसे टैक्सेस लेने के लिए स्ट्रिक्टनेस हुई तो लोग बड़े घबरा गए कि हाय हमें क्या करना पड़ेगा। हम तो लोग ये करते थे, देखिए एक घर है ना, एक घर में अब मुझे खर्चा चलाने के लिए मैं उधार लूँ,
हाँ। और अपने पैसे जो है वो मैं छुपा कर रखूं, बिल्कुल। ठीक है, और उनके लिए मैं अपने अच्छे कपड़े भी ले लूं, ये लूं, लेकिन मैं उधार से काम करूं। बिल्कुल। ये हम लोग का मुल्क ऐसे चल रहा था कि जो पिछली हुकूमतों में किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनका विजन, उनकी टीम का विजन, मैं कहती हूँ कि अब हम लोग एक ऐसी सिमत की तरफ जा रहे हैं कि हमें पता है कि हम तरक्की की तरफ जाएंगे। अब आप देखें, जब ये जो है आगे की तरफ जितना हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हर एक को जॉब्स मिलती जा रही है, हाँ। काम भी बेहतर हो रहा है, हालात काम हो रहा बेहतर हो गए है, हालात हैं। बेहतर हो रहे हैं। तो ये चीज देखिए, अल्लाह ताला ना देख रहा होता है। अल्लाह ताला जो है ना, जब आप जो है ना हक पर आ जाते हैं ना, तो दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। और मैं हर इंसान, उस इंसान को दुश्मन कहूंगी जो अपने मुल्क के लिए नहीं सोचता, सिर्फ अपने मफाद के लिए सोच रहा है। बिल्कुल सही बात। सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक फॉर योर ओन कंट्री एंड यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स हमारे लिए ना बहुत बड़ा सरमाया है, बिल्कुल सही। उनको भी विजनरी स्ट्रॉन्ग करना होगा। उनको अब आगे के दौर में हमें ये चीज़ देखनी कि उनको टेक्निकली, टेक्नोलॉजी, उनको साइंटिफिकली उनको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। हमारे यहाँ पे कितने इंफॉर्मेशन की जगह बनेंगी, कितने हम आगे जो है तरक्की की तरफ, अब इस तरीके टेक्निकली भी तरक्की की तरफ जाएं, बिल्कुल सही। आईटी में तरक्की की तरफ जाएं, साइंस हमारी और तरक्की करे, इंफॉर्मेशन और तरक्की करे। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब सोचने की जरूरत है फॉर आवर यंगस्टर्स, क्योंकि बाहर के मुल्क में लोग बहुत आगे जा चुके हैं। अब हमें उनसे अब हमारा थोड़ा सा रह गया कि अब उनसे, क्योंकि बात वही है, कैपेसिटी है हमारे हाँ। अंदर। हमें अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि जो हमें जो वो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज, जो सहूलियात मिलना चाह रही है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मिलना शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले तक हमें वो चीजें नहीं थी। जैसे अब आप जॉब वैकेंसीज की बात कर रही हैं, अब आप देखें कि कितना ज्यादा तबका है जो अब वेकेंट नहीं है। हाँ, आपको अब जॉब ढूंढ रहे हैं लोग अपॉर्चुनिटीज jobs के मिल लिए, गई हाँ, हैं, वो सब मिले कुछ है। हमें। यही चीज मैं थोड़ा सा डॉक्टर आमना आपकी तरफ लेकर आऊंगी और मैं खवातीन के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने बात की थी तो हमने उस तहरीके पाकिस्तान के उस दौर की बात की थी जब हमें आज़ादी नहीं मिली। तब भी खवातीन का एक स्पेसिफिक रोल रहा और हमारे सामने एक रोल मॉडल थी फातिमा जिन्ना। अब हम इस अगर एरा की बात करते हैं, क्या आप समझती हैं कि अभी भी हम उस मुकाम पे ही खड़े हैं या खवातीन को और ज़्यादा अप्रोच करने की ज़रूरत है, उनके किरदार को सुधारने की ज़रूरत है? सबका इसमें बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले तो ये था कि हमारी ख़वातीन हायर एजुकेशन तक पहुंचती ही नहीं थी और ये अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी महदूद थी, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वहाँ पे तो सिर्फ अंजुमन हमायत इस्लाम ने जैसे कुछ कॉलेजेस लड़कियों के लिए बनाए थे, लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ती थी और 30 इयर्स बैक पिछले ये बात है, उस वक़्त कोटा होता था लड़कियों के लिए, और वो गवर्नमेंट ने इसलिए किया था कि शायद लड़कियां ओपन मेरिट पे उतनी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी और सारी सीटें बॉयज़ ले जाते थे। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि बॉयज़ ये मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए कोटा रख दिया जाए। इसलिए कि ओपन मेरिट पे जब एडमिशन होते हैं तो सारी सीटें लड़कियां कंप्लीट कर जाती हैं, और इतने टॉप ऑफ द मेरिट पहले लड़कियां होती हैं और उसके बाद बॉयज आते हैं। लड़कियां पढ़ने में अच्छी है ना, लड़कों को शरारतों से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, ये तो खैर एक लाइटर नोट पे बात है, लेकिन इसमें वाकई ही ये सही बात है, क्योंकि लड़कियों के पास सवाए पढ़ाई के और एक्टिविटी नहीं होती। लड़कों ने घर के सौदे सलफ भी लाने होते हैं और वो जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। अम्मा दही लेने भी भेज देती है जब हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये कि असल में दोनों की जो यानी ये जेंडर बैलेंस है जो सोसाइटी में, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनका नाम ही सिर्फ सिन्फ़ नाज़ुक होता है, वरना ख़वातीन बहुत रेजिलियंट एक सेक्शन है सोसाइटी का। और ना सिर्फ ये कि वो घर भी संभालती हैं, अपनी वहाँ पे जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं, लेकिन जो भी वो टास्क लेती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं। अगर हम अपने आप को देखें, हम अपने ये जो हमारी छोटी सी दोस्त बैठी है इसको देखें, नाजिया को, छोटी सी नहीं हो, छोटी सी तो है, मेरे सामने तो छोटी सी ही है ना बेटा। तो उसमें ये है कि अगर हम अपने आप को देखें तो कौन सा काम है जो हमें नहीं आता, मतलब ड्राइविंग से लेके एम्ब्रॉयडरी, कुकिंग, हर चीज जो है ना, उसकी भी ये जिंदा मिसाल है हमारे सामने। और हर चीज कि वो सारी मुझे भी आती हैं। और इसके साथ
वो सारी मुझे भी आती हैं, घर का हर काम करना आता है, कुकिंग करनी आती है, ड्राइविंग की है सारी उम्र, पेज कसने आते हैं, बल्ब बदलने आते हैं, और इसके साथ पीएचडी भी की है, पोस्ट डॉक भी की है, और 55 रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं, और कम से कम 25 पीएचडी प्रोड्यूस किए हैं, और 100 से ज्यादा एमफिल प्रोड्यूस किए हैं मैंने, और इसके साथ साथ 4 बच्चे पढ़ाए हैं, पाले हैं, जिसमें से 2 एमफिल कर चुके हैं, एंड दे हैव टॉप देयर डिपार्टमेंट। माशाल्लाह। लेकिन आप ये बात आप ये बहुत काम करती हैं लेकिन आप देखें ना कि आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट मिली, आपको वो जराए मिले जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पे पहुंची, और आपने आप बता रही हैं, लेकिन काफी आजकल की ऐसी खवातीन है जिनको ऐसे जराए नहीं मिल पाते। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम पहले बात कर रहे थे कि ये जेंडर बैलेंस है, और अगर हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है तो कामयाब औरत के पीछे भी मर्द है, जो कि उनके वालिद हो सकते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, वो अपनी पूरी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, सोसाइटी के सामने खड़े होते हैं कि नहीं मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बहन पढ़ने के लिए जाएगी, जिम्मेदारी उठाऊंगा। समझ बहुत चेंज हो गया है। पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि बच्ची को ना पढ़ाओ, अब लोग कहते हैं कि नहीं बच्ची को पढ़ाओ। अब पहले वालिद कहते थे कि बस पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब वालिद कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी जो है वो प्रोफेशनल बनेगी, वो आगे जाएगी। और आप देखिए कि कौम जो है वो सबसे उसको बनाने का, जो अली उस वक्त पॉइंट आउट कर रहे थे, टूल्स क्या हैं, आपको टूल्स सबसे बड़ा कौन सा चाहिए? टीचर्स है ना। आप एजुकेशन ऑफर करते हैं तो आपको टीचर्स, आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझसे एग्री करेंगे कि आपके पास टूल कौन सा है? आपके हर स्कूल में कम से कम क्लास 5 तक खवातीन पढ़ाती हैं, ठीक है। तो जब तक आपके पास खवातीन टीचर्स नहीं है, ना आप मेल को पढ़ा सकते हैं ना फीमेल को पढ़ा सकते हैं। मैं आपकी बात की तस्दीक करते हुए आगे एक सिर्फ ऐड करूंगा, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा कि ये आज़ादी का समर है, समरा के शहरों में जैसे डॉक्टर साहब आए तो इन्होंने देखें एक्सेल किया है जी। लेकिन एक तबका वो है गांव में, देहात में, कि खवातीन के बगैर काश्तकारी नहीं हो सकती। जो गांव की खातून है वो खेत में काम कर रही है इस वक्त भी, और जब पाकिस्तान बना था तब भी काम कर रही थी। तो लिहाजा वो हमारे सलाम अकीदत की मुस्तहिक है कि उसको कोई सहूलत मैसर नहीं, मगर वो फिर भी मर्दों के शाना बशाना जो है वो घर का खाना भी करती है और घर को सीधा भी करती है, और उसके लिए मर्दों के रहने के काबिल भी बनाती है, मवेशी भी संभालती है, मवेशी संभालती है और खेतों में काम करती है। बिल्कुल जी। इसी के साथ एक नाज़िया भी कुछ कहना चाह रही है। मैं इन दोनों की बात को थोड़ा सेकंड करूंगी, अगर एक ब्रेक के बाद जो है हम आपकी बात की तरफ आते हैं। आप सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, लेकिन इस ट्रांसमिशन की एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बातें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक से पहले मेरे ख्याल से नाज़िया भी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रही थी इस हवाले से। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं खवातीन के हवाले से बात करना चाहूँगी कि खवातीन की जितना बात करते हैं कि डॉक्टर्स की अब सीट उनकी ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ खवातीन से ये कहूँगी कि आप जिस भी आप प्रोफेशन को अपनाएं प्लीज़ उसका इंसाफ करें। पहली बात ये कि ऐसा ना आप डॉक्टर बन जाए और आप फिर जो है ना आपसे शादी हो जाए, बच्चों में आपसे अपना टाइम, आप सोचें पहले अपने आप को, मैं कहती हूँ आपको विजनरी स्ट्रॉन्ग बनाना है पाकिस्तान की तरफ। आपने क्या बना आप किसी लड़के की सीट जो है जो डॉक्टर की है उसको, क्योंकि उसने आगे घर भी चलाना है, उसने आगे जो है प्रोफेशनली, क्योंकि उसका फोकस ही काम है। बिल्कुल। आपके फोकस बढ़ जाते हैं, तो पहले फोकस्ड हो। सेकेंडली ये कि खवातीन के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन होता है जी ये तो सिर्फ टीचिंग करती है। मैं कहती हूँ टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जब वो स्कूल जाती है तो उनके टाइम 2 बजे तक होता है, फिर वो जो टाइम वो अपने लिए स्पेंड करती हैं वो अपने बच्चों के साथ भी स्पेंड कर सकती हैं, और फिर वो रात में जिस तरह उनके लिए जो सोना उठना वो ही टाइमिंग्स होते हैं जो उनके बच्चों के साथ घर के साथ चल सकते हैं। तो इसलिए औरतों पे ये एलिगेशन ना लगाएं कि जी आप तो सिर्फ टीचिंग कर सकती हैं, बल्कि उनको टीचिंग प्रोफेशन में और स्ट्रांग होना चाहिए। इनकी ये टीचिंग एजुकेशन जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब वो टीचिंग प्रोफेशन में आए तो ये नहीं कि जी बीकॉम कर लिया तो टीचिंग कर रही हैं, जी इंटर कर लिया तो टीचिंग कर रही है, नहीं, इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन नाज़िया आप पता है अच्छी बात तो सबसे ये हो गई है कि जब से ये सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से एक वो सिलसिला चला है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन भी माशाल्लाह से हो गई है, तो अब आप इस तरह से किसी को ले भी नहीं सकते। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद, चाहे वो खवातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, बिल्कुल, तो वो तो बगैर ट्रेनिंग
नहीं कि आप इस एक नए कॉन्सेप्ट को, इस नए विजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। और जब तक आप माहिर नहीं होंगे, आप अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? तो वो अब वो सिलसिला खत्म हो अब चुका है। एग्रीकल्चर की थोड़ी सी बात। एग्रीकल्चर, हमारा पाकिस्तान जो एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन मैं अफसोस के साथ एक चीज कहती हूँ कि हमारे किसी भी चैनल में एग्रीकल्चर के हवाले से कोई बात ही नहीं होती है। हमारे होती है, आपके होती है ना, एक आपकी होती है या पीटीवी पर होती है। हाँ, तो मैं कहती हूँ और चैनल्स भी हैं, आप चाहे आधे घंटे का सेगमेंट, चाहे 10 मिनट का सेगमेंट, आप जरूर इसको ऐड ऑन करना चाहिए एग्रीकल्चर के हवाले से कि कौन सी नई इनपुट्स हैं, कौन से नए तरीके कौन से क्रॉप्स आ रहे हैं, क्या नए, जो मैंने कहा ना टेक्निकली टेक्नोलॉजी के हमें उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है चीजों को, तो इसमें हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आता है। कौन सी चीज इस वक्त क्रॉप बहुत ज्यादा तेज है जो अभी उगानी चाहिए, किस एरिया में कैसा क्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर ज़मीनें ऐसी, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज़्यादा है, अक्सर ज़मीनें मैं ऐसी देखती हूँ कि एक टाइम आता है कि उस पर क्रॉप तो उग गई, लेकिन फिर वो वेट करते 6 महीने का कि कोई वही वाली कोई और क्रॉप भी उसमें नहीं उगा पाते, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली जो ट्रैवलिंग का मैं बहुत कुछ सीख रही होती हूँ। इस तरह ख़वातीन की मैं चित्राल में बताऊँ आपको, 99% वहाँ पर एजुकेशन है। वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे सब, जो अब जो नई जनरेशन है ना, सब स्कूल्स जाते हैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह से मैं ये कहती हूँ कि अब हमें उनके लिए भी और मौके ढूंढने चाहिए, जो हमारे ऐसे एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में भी लोग हैं जहाँ पर इस वक्त ज़्यादा सहूलत नहीं, कि उनके लिए भी स्पेशल कोटे की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कि फिर मौके, मैं आपसे टूरिज्म के हवाले से तो एक अच्छा मेरे जहन में सवाल है, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा राशिद साहब की तरफ भी आना चाहती हूँ। अभी हम बहुत मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। जाहिर है आज़ादी का मौका है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, बहुत लोगों की एफर्ट्स, कुर्बानियाँ इकट्ठी हुई हैं, तब शायद हमें ये आज़ादी मिली है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट अंसर जो है आज़ादी में, वो हमारी अदबी लिहाज से भी है। तो वो जो इस पर्सपेक्टिव है, उसके हवाले से मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। जी हाँ, ये बहस जब पाकिस्तान बना ना, तो बड़े अजीब तरीके से आगे बढ़ी। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो अब पाकिस्तान बन गया है, तो अब जो अदब तख्लीक होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अच्छा। और उसका रुख भी और होगा, उसकी तहजीबी बुनियादें भी और तरह की होंगी। मैं समझता हूँ इस तरह तो नहीं था, मगर ये कि पाकिस्तान बनने के बाद वाकई अदब जो है वो मुख्तलिफ समत में आगे बढ़ा। और भारत से यहाँ कभी, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े सीनियर अदीब आए और यहाँ जब बहस शुरू हुई तो यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी अदब जो है ये अलग शनाख्त रखता है। तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट किया कि नहीं, ये इंडिया का और पाकिस्तान का अदब एक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का और भारत का जो अदब है वो बिल्कुल मुख्तलिफ समतों में है। और पाकिस्तान का अदब उस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अपनी कुछ इम्तियाजी खुसूसियात बहरहाल रखता है। हमें उस अदब में ख़वातीन ने ख़ास तौर पर क़याम पाकिस्तान के बाद, ये उनका सब्जेक्ट है, मगर बीच में एक नुक्ता आ गया, बयान कर सकते हैं कि बहुत ही आपका भी सब्जेक्ट है। जी हाँ, कि ख़वातीन ने, पहले तो ये था ना कि औरतों का अदब और मर्दों का अदब अलग अलग डब्बों में बंद था। सही। अब जब पाकिस्तान बना तो ख़वातीन ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो अदब है ना, ये तज़कीर और तानीस के उन डब्बों में बंद नहीं किया जा सकता। तो अब ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया और कोई सिन्फ ऐसी नहीं है। सही। पाकिस्तानी ज़बानें और भी हैं, सिर्फ उर्दू नहीं है। जी बिल्कुल। तो तमाम ज़बानों में ख़वातीन ने हर सिन्फ़े अदब में हिस्सा लिया। क्या बात। और पाकिस्तान का अदब मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी अदब के सामने बड़े फ़ख्र के साथ रखा जा सकता है। क्या बात। हाँ, मुआवजा करते हुए ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि मगरब में इस वक्त नावल जो है वो टॉप पे है और वो उनकी सिन्फ़े सुखन वो है जिसको वो अपनी शनाख्त समझते हैं। हमारे यहाँ जो गज़ल है वो एक आम तौर पे ये समझा गया कि वो शनाख्त है हमारे अदब की बुनियादी इम्तियाजी, मगर ऐसा नहीं है। हमारा जो फ़िक्शन लिखा गया उसमें हकीकत निगारी एक ऐसी खूबसूरती थी हमारे फ़िक्शन में कि मैं समझता हूँ कि वो अलामत निगारी के दौर में भी उससे इलाका नहीं छूटा। बिल्कुल सही बात। यानी उन्होंने माशरे के जो वो हकायक जो बहुत तल्ख हैं, जैसे मसलन तकसीम हुई मुल्क में और मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस पर आपको मुख्तलिफ तरह का नुक्ता नज़र अदब में मिलेगा। सियासी तौर पर उसमें बहुत सी बंदिशें थी। बिल्कुल जी, मतलब अदब का एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारी इस जितनी भी मूवमेंट थी उसमें। और उसके बाद आज़ादी कहना चाहते हैं ना, तो कहते हैं ना कि कलम के जरिए आप वो कह सकते हैं। कलम जो है वो एक बहुत
बड़ा हथियार है। और ये जो दूसरा हथियार होता है ना, उससे मतलब जो आम पब्लिक है, आम इंसान है, उसके लिए बहुत ताकतवर है। बिल्कुल। और एक और भी कि जो असल तारीख होती है ना, यूँ होता है ना कि आप तारीख लिख रहे हैं तो उसमें उमूमन ये देखा गया है दुनिया में कि उसमें झूठ लिखा जाता है, कोई ना कोई मकसद उसमें होता है लिखते हुए कि उसके मकासद होते हैं कि यूं तारीख लिखी जाए। लेकिन अदब जो है वो उस माशरे की दुरुस्त तारीख जो है वो मुरतब करता है। और पाकिस्तान में अदब ने अपना ये मनसब मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अदा किया है। बिल्कुल। आपकी इजाजत से मैं डॉक्टर साहब की बात में ऐड करूंगी। देखिए, एक वक्त था जिस वक्त रशिया था, सोवियत यूनियन का ज़माना था, इट वाज टोटली सफोकेटेड, लेकिन उस वक्त भी उनके राइटर्स लिख रहे थे और वो अदब में सिंबॉलिक कैरेक्टर्स के ज़रिए वहाँ के हालात पहुँचा रहे थे। इसी तरह डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि पार्टीशन के वक्त जो और उसके बाद जो अदब तख्लीक हुआ है और जिस तरह उसने दो कौमी नज़रिए को उजागर किया है, माइग्रेशन की स्टोरीज हैं, इवन इंडिया में जो खुशवंत सिंह के जैसे अगर आप पढ़ लें ट्रेन टू लाहौर, इस तरह से, तो उसमें ये इस्टेब्लिश हुआ है कि वाकई ही मुस्लिम्स वर कंपेल्ड टू मेक देयर ओन होमलैंड। वहाँ पे हालात ऐसे थे जैसे ए हमीद ने लिखा, जब अमृतसर जल रहा था तो उन्होंने बताया कि जिस तरह वो उनके क्लास फेलो की माँ उनके पानी पीने के बाद वो कटोरा तोड़ देती थी। दैट कंपेल्ड मी टू रियलाइज कि मैं इसके घर में अछूत हूँ और मुझे इंसान का तशख़्ख़ुस हासिल नहीं है। और हर ये उस माशरे में रहने वाले के साथ। और एक बड़े मज़े की बात किसी राइटर ने लिखी हुई थी कि हम मुस्लिम्स थे और क्योंकि वो हमारे साथ मिलके खाना नहीं खाते थे, खेलते थे, क्लास में पढ़ते थे, लेकिन खाना नहीं खाते तो हम शरारतन उनके खाने को टच कर देते थे तो वो भ्रष्ट हो जाता था और वो हमें कहते थे तुम ही खा लो। तो इट वॉज जस्ट टू रियलाइज के लिटरेचर जो है वो किसी कौम का सरमाया होता है, उसकी आइडियोलॉजी का जो जामिन होता है, उसकी आइडियोलॉजी का अमीन होता है और उसके ज़रिए आप बहुत लाइट वे में अपनी आइडियोलॉजी को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर अभी भी हमारे यहाँ पढ़ने की हैबिट बाकी है, बुक क्लब बने हुए हैं, मैं देखती हूँ कि इंटरनेट पे ना लोगों ने बुक क्लब्स बनाए हुए हैं, वो किताबें शेयर करते हैं। इवन उसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब अलवी साहब भी शामिल हैं। वही बात है, मुताला करने का हमारा सिर्फ एक जो है ना वो एक नजरिया बदल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक उस पे आ गए हम। अगर उसको समझा जाए तो वो बड़ी आसानी है क्योंकि वो सस्ता मीडियम है, उसमें आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। हर किसी के पास वो सहूलत मौजूद है अगर आप पढ़ना चाहें। सही। अच्छा, यहाँ तो हम अदब के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले समझते थे कि सिर्फ टीवी पे या पिक्चर्स पे देखते थे और बाहर के मुल्कों से कंपेयर कर रहे हो तो हमारी अपनी मुल्क की खूबसूरती के हवाले से। बिल्कुल। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी हमारे अपने मुल्क की खूबसूरती जो हमने खुद आंखों देखा हमारा हाल था। और नाजिया, आप तो जुटी रहती हैं हर दूसरे वक्त जाकर किसी अलग कल्चर को प्रमोट करने में और वहाँ के जाके लोगों को देखने के लिए वहाँ का किस तरह का ट्रेंड है वो आप उस चीज को समझती हैं और आपने अपनाया। मैं तो मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि पहले हम हमेशा ना दूसरे मुल्कों को ज्यादा तरजीह दिया करते थे कि जी ट्रैवल करना है तो जी फलाने मुल्क में जाओ, वहाँ की खूबसूरती देखो, वहाँ की ये चीजें देखो, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमारे अपने मुल्क में इतनी खूबसूरती है। इस पे भी कि मैंने जितनी ट्रैवलिंग शुरू की या लोगों को अवेयरनेस आई, मैं थैंक्स करूंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। जब उन्होंने अवेयरनेस देना शुरू की ना कि हमारे यहाँ पे ट्रैवलिंग को फ़रोग देना चाहिए तो इट क्लिक इन माई माइंड कि ट्रैवलिंग को बिल्कुल हमें फ़रोग देना चाहिए। यार मैं बाहर जा रही हूँ, लंदन जा रही हूँ, इतने पैसे खर्च कर रही हूँ, अमेरिका जा रही हूँ, पैसे खर्च कर रही हूँ, मैं अपने पैसे अपने मुल्क का पैसा जाके मैं दूसरे मुल्क में दे आती हूँ। बिल्कुल। तो मैं क्यों ना अपने मुल्क को एक्सप्लोर करूँ। कुछ हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स थे, ये 2014 की बात है कि उसके बाद उन लोग को उन्होंने हमें कांटेक्ट किए थे लेकिन मैं ज़्यादा उनको तरजीह नहीं देती थी उस वक्त ना। फिर जब ये विजन आया खान साहब का तो फिर मैंने जो है उन लोगों को दोबारा कांटेक्ट किया कि आप लोग मुझे मतलब बुलाएं। मैं थोड़ा सा डर रही हूँ जाते हुए, तो कैसे जाना होगा, दिमाग खाती रही 6 महीने तक उनके पीछे लगी रही कि कैसे जाऊंगी, किस तरह से मैं वहाँ, मुझे रोड का नहीं पता, गाड़ी कैसे। तो दे गाइड मी वेरी वेल। मैं उन लोग को भी कहूँगी, वो चित्राल में होते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहजादा गाजी, शहजाद जमाल वगैरह, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी। तो फर्स्ट ट्रिप जो मेरा पहाड़ों पर था, फिर हमारी कोई फैमिली थी जो हमें बचपन में मेरे साथ होते थे, वो भी चित्राल के थे, उनसे भी मैंने, लेकिन उनको तो समझ नहीं आ रहा था, मुझे गाइड
किस तरह करें। तो बेसिकली बाकी जो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने हमें, अब तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो उन्होंने गाइड किया। तो जाने का मेरा मकसद पहली दफ़ा जब मैंने देखा, मैंने कहा रोड ट्रिप भी इजी है, यहाँ पर तो सिक्योरिटी भी है, इधर तो कोई मसला भी नहीं है। तो थोड़ा सा रास्ता कहीं कहीं डिफिकल्ट है क्योंकि अभी बन रहा है, तो डजंट रियली मैटर, हम जा सकते हैं। हाँ। जब मैं गई तो मैंने ये देखा कि पीछे से बहुत लोगों ने फिर, क्योंकि नाजिया गई है, इनिशिएटिव लिया। अच्छा आसान है, मुझसे कॉल्स करके पूछते थे, कितने लोगों को मैंने फिर ट्रैवलिंग करवाना शुरू की। उसके अलावा ये कि लोगों को अवेयरनेस हुई, फिर लोगों को गिलगित पता चला कि वाकई भाई यहाँ पर भी जगह। अच्छा, वहाँ के लोगों से जब आपकी मुलाकात हुई, अभी हम तो यहाँ अपने जब ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर ही रहे, तो इस तरह के जो अलग अलग छोटे छोटे कस्बे थे, इलाके थे, वहाँ पे लोगों का जो जज्बा है अपने मुल्क से मोहब्बत का, वो कैसा देखा? बहुत ज्यादा होता है। मैं सच्ची बताऊं, शहर में रहने वालों से उनका जज्बा ज़रा ज़्यादा होता है। अच्छा। और वो ज़्यादा मोटिवेशन भी उनके अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा काम करने का जज्बा भी ज़्यादा उनके पास है। लेकिन वही है कि सहूलियात ज़रा सी अभी उनके पास कम है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत टूरिज्म चला गया है, जिस तरह गिलगित हुंज़ा, स्कर्दू वगैरह जो है, या जो है कश्मीर की साइड पर, फिर ये नारान तो टू मच हो गया है। तो इतना मतलब नारान ने मतलब मरी को पीछे छोड़ दिया है। सारा मरी वाला क्राउड अब नारान जाता है। हाँ। तो ये इतना आगे बढ़ गया। तो कुछ ऐसी और जगह जैसे अभी खुमराट है, वहाँ का रास्ता अगर और अच्छा बन जाए तो ईजी हो जाएगा। चित्राल है, लोगों को भी वहाँ के जाने की अवेयरनेस। तो मैं कहती हूँ कि इन एरियाज में लोग और जाना शुरू एक्सप्लोर करें, ताकि वो और वाले एरिया ढूंढे जहां पर अभी लोग अभी तक नहीं जा सके हैं, तो उस तरफ जरा और जाएं। उनका सिर्फ ये होता है कि अगर टूरिज्म ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे जरिए माश जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। और मुझे तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि इस दफा बड़ा देखने में आया है कि हमारे अपने मुल्क का जो टूरिज्म था वो कितना ज्यादा लोकली भी बहुत ज्यादा हुआ। हर दूसरा बंदा जो है वो अपने मुल्क की अलग अलग जगहों पे जा रहा है, उन्हें एक्सप्लोर कर रहा है, और इससे अंदाजा होता है कि वाकई हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, और जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत नेमतें दी हुई हैं, इनका हमें हर मोमेंट अगर शुक्र अदा भी हम करें तो कम है। आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और मज़ेदार सी ट्रांसमिशन कैसे इख्तिताम की तरफ जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या करें। लेकिन लास्ट में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों से मैं एक एक छोटा सा आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम लूँ। 14 अगस्त आज़ादी का दिन, जश्न आज़ादी है, एक अलग सी खुशी हम सबके दिलों में। तो राशिद साहब, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा ये ख्याल है कि जैसे हम बचपन में देखते थे कि जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जाता है, अब की बार हमने देखा कि वो जज्बा वापस आ रहा है। हाँ। तो हमें चाहिए कि इसको बरकरार रखें, मगर ये कि आज़ादी की कुछ लिमिट्स हैं। और चाइना की एक कहावत है कि योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोज बिगिन। तो दूसरों के जहाँ हुकूक शुरू हों, अपनी आज़ादी को वहाँ कंट्रोल कर लेना चाहिए। कर लिया क्या बात, इससे माशरा खूबसूरत हो जाए। बहुत खूब। डॉक्टर आमना जी? सपना, मैं ये कहूँगी कि आज़ादी जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, नहीं, और ये हमें आसानी से नहीं मिली, जैसे हम सब डिस्कस कर रहे थे। और हमें सब चीज़ें चाहिए, सहूलतें चाहिए। और जो भी नाजिया बात कर रही थी कि हमारा मुल्क इंतहाई खूबसूरत है, जो चीज़ों की कमी है वो सहूलतों की कमी है, जो हमें बाहर टूरिज्म के लिए आसानी से मिलती हैं। और बाय द वे लिफ्ट में कुमराट जा रही हूँ और आपको याद है तो मैं बस कर जा रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम में से हर एक को अपना अपना शेयर अदा करना है। सब चीज़ें इकट्ठी नहीं मिल जाती। 75 साल में बहुत कुछ अच्छा हो गया, और आइंदा 5-10 साल में, क्योंकि अब पेस बढ़ गई है ना तरक्की की, तो इंशाल्लाह आइंदा 5-10 साल में सूरत हाल इससे बेहतर और बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद अपनी नेशन के लिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ मांगते क्यों हैं कि हमें हुकूमत दे, हमें देना आना चाहिए, हमें उसमें खुद कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये हमारी ओनरशिप है। बिल्कुल, ये हमारी कौम है, ये हमारा मुल्क है, इसकी कोई ईंट सीधी नहीं है तो वो हमें करनी है। यहाँ पे कोई पौधा नहीं है तो हमें लगाना है। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो हमारा फर्ज भी उतना ही है जितना गवर्नमेंट का है। वोट देते हुए एहतियात करें, उनको दें जो तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के हकदार हैं, और अपनी जगह पे अपने फ़राइज़ पूरे अंजाम दें, इसलिए कि आप खुदा को भी जवाब दें और कौम को भी हैं और अपने आप को भी। दैट इज़ माय मैसेज। बहुत खूब। नाजिया, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत सी अच्छी बातें डॉक्टर साहबा ने कह दिया, आपने भी कह दिया, लेकिन ये है कि मेरा वही वाला एक जुमला जो सबसे पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए सोचें। जब भी आप
कोई भी काम कर रहे हो, ये सोचे कि मेरे मुल्क को तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहे हैं हमारे मुल्क के जरिए। पाकिस्तान का नाम है हमारे साथ जुड़ा हुआ, आपके सरनेम के साथ ना जैसे आता है नेशनैलिटी आ जाता है, एंड दैट इज पाकिस्तान, पाकिस्तानी कहलाते हैं हम। तो अपने आप को इतना बुलंद करें, इतना बुलंद मुकाम करें कि दुनिया देखे और कहे कि ये वो पाकिस्तानी है जिसने जबरदस्त काम किया, अच्छा काम किया। क्या बात। सो अपनी जगह पर रहते हुए, अपनी डेजिग्नेशन पर रहते हुए ये सोचें कि मुझे बेहतरीन काम करना है, मुझे सबसे अच्छा काम करना है और अपने पाकिस्तान। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों की तरफ से आए। और वही बात आती है जैसे डॉक्टर रामना आपने कहा, हमें अपने मुल्क को अपना घर समझना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने घर की फिक्र करते हैं और किसी को अपने घर की तरफ आंख उठाने नहीं देते, वैसे ही हमने अपने मुल्क के लिए भी करना है। और ये ना सोचे कि सामने वाला कुछ करेगा तो फिर हम स्टेप आउट करेंगे, फिर हम करेंगे। हमें अपने एंड से देखना है कि हमारा क्या फर्ज बनता है। हमें हमारे मुल्क ने आज़ादी दी है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। हम उन मुल्कों की तरफ देखें जिनके पास आज़ादी नहीं है, जो आज़ादी से सांस नहीं ले सकते और उस आज़ादी के लिए तरस रहे हैं, तब शायद हमें इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होगा, क्योंकि हमें तो प्लेट में सजी हुई चीज़ मिल गई और हम उसका इंजॉय कर रहे हैं, उसको मज़े ले रहे हैं। खैर, इस दिन को और अच्छे से सेलिब्रेट करें। फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि सेलिब्रेशन के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोरोना की जो ये वबा है, इसको भी जहन में रखें। बाहर अपनी फैमिलीज के साथ अगर आप निकलते भी हैं तो प्रॉपर एहतियात के साथ निकलें, झमघटे पे ना जाएं। और वो लोग जो शोर शराबा करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, और सेलिब्रेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा के। तो बस इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। इसी के साथ नाज़रीन, चीज़ों के बाद हमारे ट्रांसमिशन का भी जो इख्तिताम है वो आ गया है। दिल तो नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि आप लोगों से भी इतनी प्यारी बातचीत हो रही थी, मेहमानों भी से भी इतनी खूबसूरत बातचीत चल रही थी, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक दफा फिर आप सबको हमारी टीम की तरफ से और ATV की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पैगाम पाकिस्तान।